कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पुरानी कथाओं में कहा गया है कि अगर कथा या सीख बीच में छोड़ दी जाए तो वह पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक पूरा सुने। अगर आपको कहानी पसंद है तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानी। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो एक दिन ऐसे सफर पर निकले जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। राहुल, रोहित और राकेश तीनों एक छोटे से गांव में साथ पले बड़े थे। गरीबी जरूर थी, लेकिन उनके दिलों में हिम्मत और उम्मीद भरी हुई थी। बेहतर जिंदगी की तलाश में एक दिन वे तीनों अपने गांव से दूर एक बड़े नगर कमाने के लिए चले गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि घर लौटते समय रास्ते में एक ऐसी घटना उनका इंतजार कर रही है जिसे वे अपनी पूरी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। ये बात आज से बहुत साल पहले की है। एक छोटे से गांव में जो चारों तरफ खेतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। 3 ऐसे दोस्त रहते थे जिनकी दोस्ती की मिसाल पूरे इलाके में दी जाती थी। उनके नाम थे राहुल, रोहित और राकेश। लोग कहते थे कि अगर गांव में कहीं राहुल दिखाई दे जाए तो थोड़ी ही दूर पर रोहित और राकेश भी जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि ये तीनों दोस्त लगभग हर वक्त साथ ही रहते थे। राहुल स्वभाव से ईमानदार और समझदार था, इसलिए व्यापारी जल्द ही उस पर भरोसा करने लगा। कुछ ही महीनों में राहुल ने व्यापारी का दिल जीत लिया। अब व्यापारी अक्सर दुकान का हिसाब किताब भी उसी से करवाने लगा। उधर रोहित को नगर की एक सराय में काम मिल गया। सराय में दूर दूर से आने वाले मुसाफिर ठहरते थे। राहुल का काम था यात्रियों को खाना देना, उनके कमरे साफ करना और उनकी मदद करना। रोहित का हंसमुख स्वभाव यहाँ बहुत काम आया। वो हर मुसाफिर से इतनी खुशी और अपनापन से बात करता कि लोग उसे बहुत पसंद करने लगे। कई मुसाफिर तो जाते समय उसे दुआएं देकर जाते थे। राकेश को नगर के बाहर एक जमींदार के खेतों में काम मिल गया। वो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता। धूप हो या बारिश, राकेश कभी काम से पीछे नहीं हटता। साहूकार भी उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश था। धीरे धीरे उसने राकेश को खेतों की देखभाल की बड़ी जिम्मेदारी दे दी। क्यों ना किसी बड़े नगर में जाकर काम किया जाए? रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा। बात तो ठीक कहते हो राहुल, सुना है पास के रामपुर नगर में काम की कमी नहीं है। राकेश ने भी हामी भरी। अगर हम तीनों साथ चले तो मुश्किल भी आसान हो जाएगी। बस उसी रात तीनों ने फैसला कर लिया कि वे कमाई के लिए नगर जाएंगे। अगली सुबह जब गांव में यह खबर फैली तो कई लोग उन्हें समझाने लगे कि परदेश की जिंदगी आसान नहीं होती। लेकिन तीनों दोस्तों का इरादा पक्का था। कुछ दिनों बाद एक सुबह सूरज निकलने से पहले ही वे अपने छोटे छोटे सामान की गठरी लेकर गांव से निकल पड़े। कई घंटों की यात्रा के बाद वे रामपुर नगर पहुंचे। नगर की रौनक देखकर तीनों हैरान रह गए। ऊंची ऊंची दुकानें, भीड़भाड़ वाली गलियां और हर तरफ लोगों की आवाजाही। लेकिन अब असली चुनौती शुरू हुई, काम ढूंढने की। राहुल को कुछ ही दिनों में नगर के एक बड़े अनाज व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। उसका काम था गोदाम में अनाज की बोरियों का हिसाब रखना और मजदूरों को काम बांटना। इसी सुबह राहुल, रोहित और राकेश भी अपने अपने ठिकानों से निकलकर नगर के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलने वाले थे। यही जगह उन्होंने पिछली रात तय की थी ताकि वहीं से तीनों साथ साथ गांव की यात्रा शुरू करें। सबसे पहले राहुल पहुंचा। उसके कंधे पर एक मजबूत कपड़े की गठरी थी जिसमें उसकी 1 साल की कमाई, कुछ कपड़े और घर के लिए खरीदी हुई छोटी छोटी चीजें रखी थी। थोड़ी ही देर में रोहित भी वहां आ गया। उसके हाथ में एक लंबी लाठी थी और कंधे पर झोला टंगा हुआ था। राहुल ने आते ही हंसते हुए कहा, रोहित भैया, अब तो दिल बस गांव की गलियों में उड़ रहा है। सोच रहा हूं जब अम्मा मुझे देखेगी तो कितनी खुश होगी। रोहित मुस्कुराया और बोला, हाँ राहुल, 1 साल बहुत लंबा होता है। घर वालों को भी हमारी चिंता रही होगी। इतने में राकेश भी तेज कदमों से चलता हुआ वहां पहुंच गया। उसकी चाल में वही पुरानी मेहनतकश ताकत थी। उसने आते ही दोनों दोस्तों को गले लगा लिया और बोला, चलो भाइयों, देर मत करो। जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी अपने गांव पहुंचेंगे। तीनों दोस्तों ने एक बार पीछे मुड़कर रामपुर नगर की तरफ देखा। ये वही नगर था जहां उन्होंने पूरे 1 साल मेहनत की थी, बहुत कुछ सीखा था और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की थी। लेकिन अब दिल में सिर्फ एक ही चाह थी, अपने गांव की मिट्टी में वापस कदम रखने की। नगर से बाहर निकलते ही रास्ता धीरे धीरे सुनसान होने लगा।
पक्की सड़क खत्म हो गई और उसकी जगह कच्चा रास्ता शुरू हो गया, जो खेतों और छोटे छोटे टीलों के बीच से होकर गुजरता था। चलते चलते तीनों दोस्त अपने अपने बीते हुए साल की बातें करने लगे। राहुल हंसते हुए सराय के किस्से सुनाता जा रहा था। कैसे एक बार एक यात्री ने रात को भूत देखकर इतना शोर मचाया कि पूरी सराय जाग गई थी, और बाद में पता चला कि वो सिर्फ एक बिल्ली थी। रोहित ने भी गोदाम के कई अनुभव सुनाए। उसने बताया कि किस तरह व्यापारी पहले उस पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ईमानदारी देखकर उसने दुकान का पूरा हिसाब किताब उसके हवाले कर दिया। राकेश चुपचाप सुनता रहा और फिर बोला, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कि तीनों दोस्त एक ही नगर में थे, लेकिन काम की वजह से वे अलग अलग जगह रहते थे। कभी कभी ही उन्हें मिलने का मौका मिलता, फिर भी जब भी वे मिलते पुराने दिनों की बातें करते और गांव की यादों में खो जाते। ऐसे ही देखते पूरा 1 साल गुजर गया। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, भाइयों, अब हमें गांव लौट जाना चाहिए। घर वाले भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रोहित बोला, हाँ, और अब हमारे पास इतना पैसा भी है कि घर वालों की मदद कर सकें। राकेश ने भी मुस्कुराते हुए कहा, चलो फिर 1 साल बाद फिर से अपने गांव की मिट्टी को देखेंगे। तीनों दोस्तों ने अपनी मेहनत की कमाई समेटी और अगले ही दिन गांव लौटने की यात्रा शुरू कर दी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गांव लौटते समय रास्ते में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामपुर नगर की गलियों में हलचल शुरू हो गई थी। दुकानों के सामने झाड़ू लगाई जा रही थी, तो कहीं दूर से बैलगाड़ियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। साहूकार भी अब मुझ पर बहुत भरोसा करने लगा था। अगर मैं और रुक जाता तो शायद खेतों की पूरी जिम्मेदारी दे देता। तीनों दोस्त चलते चलते कभी हंसते, कभी अपने गांव की यादों में खो जाते। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे बचपन में वे इसी रास्ते से मेले में जाते थे और लौटते समय थक कर भी गाते हुए घर पहुंचते थे। धीरे धीरे दोपहर होने लगी। राहुल ने आसमान की तरफ देखा और थोड़ी चिंता के साथ बोला, मुझे लगता है मौसम बदलने वाला है। सचमुच आसमान में काले बादल इकट्ठे होने लगे थे। हवा पहले से तेज चलने लगी थी और पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी थी। रोहित ने मजाक करते हुए कहा, अरे भैया, बादल तो बरसात में आते ही रहते हैं, थोड़ा पानी गिर भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन राकेश को भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने दूर पहाड़ियों की तरफ देखा और बोला, नहीं राहुल, ये मामूली बारिश नहीं लगती, हवा भी कुछ ज्यादा तेज हो गई है। तीनों ने अपने कदम थोड़े तेज कर दिए। वे चाहते थे कि जल्दी से पहाड़ी रास्ता पार करके खुले मैदान तक पहुंच जाएं। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, मौसम और ज्यादा खराब होता गया। कुछ ही देर में आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढक गया। दिन होते हुए भी अंधेरा सा छा गया था। अचानक तेज हवा का एक झोंका आया और उसके साथ ही आसमान में जोरदार बिजली चमकी। राहुल थोड़ा घबराकर बोला, लगता है हमें जल्दी चलना होगा। रोहित ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, और सावधान भी रहना होगा। इस इलाके में बरसात के समय पहाड़ियों से पानी का सैलाब भी उतर आता है। तीनों अब तेजी से आगे बढ़ने लगे। हवा और तेज होती जा रही थी और आसमान में गरजती हुई बिजली बार बार चमक रही थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ ही पलों में प्रकृति का ऐसा भयानक रूप सामने आने वाला है जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। कुछ ही देर पहले जो रास्ता शांत और साधारण लग रहा था, अब वही रास्ता अचानक खतरनाक महसूस होने लगा था। तीनों दोस्त समझ गए थे कि मौसम अब सचमुच बिगड़ चुका है। तीनों दोस्तों ने अपने कदम और तेज कर दिए, लेकिन उनकी दोस्ती पर कभी कोई आंच नहीं आई। तीनों की जिंदगी अलग थी, काम अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती एक ही धागे में बंधी हुई थी। गांव में जब भी कोई मेला लगता, तीनों दोस्त साथ ही जाते। अगर किसी के घर खुशी का मौका होता तो तीनों मिलकर काम करते। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल पता नहीं था कि एक दिन ऐसी घटना होने वाली है जो उनकी दोस्ती की असली परीक्षा लेने वाली थी। एक ऐसी घटना जिसे याद करके वे जिंदगी भर भगवान का धन्यवाद करते रहे। और वो घटना शुरू हुई एक बरसात की शाम से। समय धीरे धीरे बीतता गया। बचपन की मस्ती कब जवानी में बदल गई, तीनों दोस्तों को पता ही नहीं चला। अब जिम्मेदारियां बढ़ने लगी थी। घर चलाने के लिए कमाई की जरूरत थी। गांव छोटा था और काम बहुत कम मिलता था।
खेत भी छोटे छोटे थे, जिनसे मुश्किल से घर का खर्च चलता था। एक शाम तीनों दोस्त गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। राहुल धीरे से बोला, भाइयों, अगर हम ऐसे ही गांव में बैठे रहे तो जिंदगी भर तंगी ही रहेगी। लेकिन प्रकृति जैसे उनकी रफ्तार से भी तेज चल रही थी। कुछ ही क्षणों बाद आसमान से बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। पहले हल्की बारिश शुरू हुई, लेकिन देखते ही देखते वह मूसलाधार बरसात में बदल गई। पानी इतनी तेजी से गिरने लगा कि कुछ ही मिनटों में रास्ता कीचड़ से भर गया। हरिया सबसे आगे चल रहा था। वो रास्ते को ध्यान से देखता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी अचानक दूर पहाड़ियों की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी साधारण बारिश की नहीं थी। वो थी तेजी से बहते पानी की गूंजती हुई आवाज। राकेश अचानक रुक गया। उसने ध्यान से सुना और फिर घबराकर बोला, राहुल भैया, पहाड़ से पानी का सैलाब उतर रहा है। राहुल का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। राहुल जोर से चिल्लाया, भागो, जल्दी भागो। तीनों दोस्त पूरी ताकत से आगे की तरफ दौड़ पड़े। पानी अब छोटे छोटे नालों की तरह रास्ते पर बहने लगा था। अगर वे थोड़ी देर और वहीं खड़े रहते तो शायद सैलाब उन्हें बहा ले जाता। तभी राकेश की नजर अचानक पहाड़ी की एक तरफ पड़ी। वो जोर से चिल्लाया, देखो, उधर कुछ है। तेज बारिश और बिजली की चमक के बीच उन्हें पहाड़ी की चट्टानों के पास एक अंधेरा सा मुंह दिखाई दिया। वो एक पुरानी गुफा थी। राहुल तुरंत समझ गया कि फिलहाल वही एक सुरक्षित जगह है। उसने कहा, जल्दी चलो, जब तक बारिश रुकती नहीं, हमें उसी गुफा में शरण लेनी होगी। तीनों दोस्त तेजी से उस दिशा में दौड़ पड़े। कुछ ही पलों में वे गुफा के मुंह तक पहुंच गए। गुफा का मुंह बड़ा था और अंदर गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। रोहित थोड़ा डरते हुए बोला, पता नहीं अंदर क्या होगा। राहुल ने कहा, अभी सोचने का समय नहीं है, बाहर सैलाब आ रहा है, अंदर चलो। तीनों दोस्त जल्दी से गुफा के अंदर घुस गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली। कम से कम अब वे तेज बारिश और सैलाब से सुरक्षित थे। गुफा के अंदर ठंडक और गहरा सन्नाटा था। बाहर गिरती बारिश की आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। रोहित ने कहा, भगवान का शुक्र है, अगर हमें ये गुफा नहीं मिलती तो आज बड़ी मुसीबत हो जाती। राकेश ने भी सहमति में सिर हिलाया। लेकिन उसी समय अचानक गुफा के बाहर से एक भयानक आवाज सुनाई दी, धड़ाम, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज गिर पड़ी हो। तीनों दोस्त चौंक कर गुफासा के मुंह की तरफ देखने लगे और अगले ही पल उन्होंने देखा कि एक विशाल चट्टान लुढ़क कर गुफा के मुंह पर गिर चुकी थी। गुफा के अंदर आने वाली सारी रोशनी अचानक गायब हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। राहुल की घबराई हुई आवाज गूंज उठी, हे राम, ये क्या हो गया? अब तीनों दोस्त समझ चुके थे कि जिस गुफा को उन्होंने अपनी जान बचाने की जगह समझा था, वही गुफा अब उनकी कैद बन चुकी थी। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। सबसे पहले राहुल की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, राहुल भैया, लगता है हम सचमुच फंस गए हैं। राहुल धीरे धीरे गुफा के मुंह की तरफ बढ़ा। उसने हाथों से टटोल कर चट्टान को महसूस किया। चट्टान इतनी बड़ी और भारी थी कि उसे हिलाना तो दूर, थोड़ा सा भी खिसकाना नामुमकिन लग रहा था। राकेश भी आगे आया और बोला, चलो मिलकर कोशिश करते हैं। तीनों दोस्तों ने पूरी ताकत लगाकर चट्टान को धक्का देने की कोशिश की। उन्होंने एक साथ जोर लगाया, फिर दोबारा कोशिश की, लेकिन चट्टान अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। कुछ ही देर में वे थक कर वहीं बैठ गए। राहुल ने निराश होकर कहा, हम 3 लोग मिलकर भी इसे नहीं हिला सके। ये चट्टान तो जैसे पहाड़ का टुकड़ा है। राकेश थोड़ा गुस्से में बोला, अगर हम गुफा में ना आते तो शायद ये मुसीबत नहीं आती। राहुल ने शांत स्वर में कहा, अगर हम बाहर रहते तो सैलाब हमें बहा ले जाता। कम से कम अभी हम जिंदा तो हैं। कुछ देर तक तीनों चुप बैठे रहे। तभी अचानक गुफा के भीतर कहीं गहराई से एक अजीब सी आवाज गूंजी। वो आवाज भारी और रहस्यमयी थी, सुनो मनुष्यों। तीनों दोस्त चौंक कर खड़े हो गए। राहुल घबराकर बोला, कौन है? कुछ क्षणों तक फिर सन्नाटा छा गया। फिर वही आवाज दोबारा गूंजी, डरो मत, मैं इस गुफा का रक्षक हूं। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। राकेश ने डरते हुए कहा, हम गरीब गांव वाले हैं,
हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो। आवाज फिर गूंजी, तुम लोग इस गुफा में यूं ही नहीं फंसे हो। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब उसके कर्म उसकी परीक्षा लेते हैं। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, अगर तुम इस गुफा के रक्षक हो तो हमें यहां से बाहर जाने दो। आवाज कुछ पल के लिए शांत हो गई। फिर उसने कहा, ये चट्टान तब तक नहीं हटेगी जब तक तुम तीनों अपने जीवन की कोई सच्ची नेकी याद करके नहीं बताओगे। राहुल ने हैरानी से पूछा, नेकी? आवाज बोली, हाँ, वो काम जो तुमने सिर्फ भगवान के लिए किया हो, बिना किसी लालच के। अगर तुम्हारी बात सच्ची होगी तो ये चट्टान धीरे धीरे हट जाएगी। लेकिन फिर आवाज थोड़ी कठोर हो गई, और अगर तुमने झूठ बोला तो ये गुफा हमेशा के लिए तुम्हारी कैद बन जाएगी। तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब उनकी जिंदगी का सवाल था। कुछ देर तक गुफा में गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर राहुल धीरे से बोला, शायद ये समय है जब हमें अपने जीवन के अच्छे काम याद करने चाहिए। राहुल ने कहा, लेकिन कौन पहले बताएगा? राहुल ने शांत आवाज में कहा, अगर तुम दोनों चाहो तो मैं पहले अपनी बात बता सकता हूं। राकेश बोला, हाँ रोहित भैया, आप ही शुरू कीजिए। रोहित कुछ क्षण चुप रहा, जैसे वो अपनी जिंदगी के पुराने पन्नों को याद कर रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, ये बात उस समय की है जब मेरे माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे। खेत बहुत छोटे थे और उनमें से इतनी पैदावार नहीं होती थी कि पूरा घर आराम से चल सके। कई बार तो ऐसा भी होता था कि घर में 2 वक्त का खाना जुटाना मुश्किल हो जाता था। राहुल और राकेश चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। राहुल आगे बोला, एक साल हमारे गांव में बहुत भयानक सूखा पड़ा था। बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी, खेत सूख गए थे और गांव के कई घरों में खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा था। हमारे घर की हालत भी बहुत खराब थी। कई दिनों तक हम सब ने आधा पेट खाकर ही गुजारा किया। उसने थोड़ा रुककर कहा, एक रात की बात है, घर में बस थोड़ा सा दूध बचा था। वो दूध मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी एकमात्र बकरी से निकाला था। उस समय मेरे छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे। मेरी पत्नी भी बहुत परेशान थी। लेकिन उसी समय मैंने देखा कि मेरे बूढ़े माता पिता को भी 2 दिन से ठीक से कुछ खाने को नहीं मिला था। वे दोनों इतने कमजोर हो गए थे कि ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि वो दूध किसे दूं। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। मेरे बच्चे भी भूखे थे, लेकिन मेरे माता पिता ने पूरी जिंदगी हमारे लिए मेहनत की थी। उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया। उस समय मुझे लगा कि सबसे पहले उनका हक है। राहुल ने आगे कहा, मैंने वो दूध अपने माता पिता के सामने रख दिया। उन्होंने पहले तो मना किया, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि ये उनका ही हक है। उन्होंने धीरे धीरे वो दूध पी लिया। कुछ क्षण के लिए वो चुप हो गया, फिर बोला, उस रात मेरे बच्चे मेरे पैरों के पास रोते रोते ही सो गए थे। मेरी पत्नी भी बहुत दुखी थी, लेकिन मेरे मन में यही संतोष था कि मैंने अपने माता पिता का सम्मान किया। गुफा के भीतर कुछ क्षण तक सन्नाटा छाया रहा, जैसे पूरी गुफा भी उसकी बात को सुनकर सोच में पड़ गई हो। तभी अचानक गुफा के बाहर से एक हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज आई। राहुल ने घबराकर कहा, रोहित भैया, ये कैसी आवाज है? राकेश तुरंत उठकर गुफा के मुंह की तरफ बढ़ा। अंधेरे में भी उसे हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी थी। वह उत्साहित होकर बोला, राहुल भैया, देखो, चट्टान थोड़ी सी खिसक गई है। सचमुच, जिस चट्टान ने गुफा का मुंह बंद कर दिया था, वो अब थोड़ा सा सरक चुकी थी। ऊपर की तरफ एक छोटा सा छेद बन गया था, जिससे हल्की रोशनी अंदर आने लगी थी। राहुल की आवाज खुशी से भर गई। लगता है उस रहस्यमयी आवाज ने सच कहा था। उसी समय गुफा के अंदर फिर वही भारी आवाज गूंजी। पहली नेकी सच्ची थी। तीनों दोस्त चौंक कर खड़े हो गए। आवाज फिर बोली, लेकिन अभी रास्ता पूरी तरह नहीं खुलेगा। तुम तीनों में से 2 लोगों की नेकी और बाकी है। अब राहुल और राकेश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राहुल कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, शायद मुझे भी एक घटना याद आ रही है। ये बात उस समय की है जब मैं रामपुर नगर की सराय में काम करता था। गुफा के अंदर फिर वही गहरा सन्नाटा छा गया और अब सबकी नजरें राहुल पर टिक गई थी, क्योंकि उसकी कहानी ही तय करने वाली थी कि चट्टान और कितनी हटेगी और उनकी उम्मीद कितनी बढ़ेगी। कुछ क्षण बाद राहुल ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया।
ये बात उस समय की है जब मैं रामपुर नगर की सराय में काम करता था। वहां हर रोज दूर दूर से आने वाले मुसाफिर ठहरते थे। कोई व्यापारी होता, कोई ऋषि, तो कोई ऐसा यात्री जो कई दिनों की थकान लेकर वहां पहुंचता था। राहुल ने आगे कहा, मेरा काम था सराय में आने वाले लोगों की सेवा करना, उनके लिए खाना लाना, कमरे साफ करना और रात को उनकी जरूरतों का ध्यान रखना। कई बार काम बहुत कठिन हो जाता था, लेकिन मैं कोशिश करता था कि कोई भी मुसाफिर सराय से दुखी होकर ना जाए। राहुल और राकेश ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। राहुल ने थोड़ा रुक कर कहा, एक रात की बात है। बहुत तेज ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस दिन सराय में ज्यादा लोग नहीं थे। रात काफी हो चुकी थी और मैं सोने की तैयारी कर रहा था। तभी सराय के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। राहुल ने कहा, मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो ठंड से कांप रहा था। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था जो शायद उसका पोता था। राकेश धीरे से बोला, फिर तुमने क्या किया? राहुल ने कहा, मैंने उनसे पूछा कि वे कौन हैं और इतनी रात को कहां से आ रहे हैं। बूढ़े आदमी ने बताया कि वे पास के गांव से आए हैं। उनके गांव में अकाल पड़ा था और खाने की तलाश में वे नगर आए थे, लेकिन पूरे दिन भटकने के बाद भी उन्हें कहीं काम नहीं मिला। वे बहुत भूखे थे और कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। राहुल की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। उस समय सराय के मालिक ने सख्त हिदायत दी हुई थी कि बिना पैसे के किसी को खाना नहीं देना है। अगर मैंने ऐसा किया तो शायद मेरी नौकरी चली जाती। रोहित ने धीरे से पूछा, फिर तुमने क्या किया? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कुछ देर सोचता रहा। फिर मुझे लगा कि अगर मैं इन्हें यूं ही वापस भेज दूं तो शायद ये बूढ़ा आदमी और ये बच्चा रात भर ठंड और भूख से परेशान रहेंगे। मैंने रसोई में जाकर अपने हिस्से का खाना उठाया और उन्हें दे दिया। राकेश ने पूछा, और मालिक को पता नहीं चला? राहुल बोला, अगली सुबह जब मालिक को ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुआ। उसने मुझे डांटा भी और मेरी आधे दिन की मजदूरी काट ली। राहुल ने धीरे से कहा, लेकिन जब मैंने उस बूढ़े आदमी और उस बच्चे को तसल्ली से खाना खाते देखा था, उस समय मेरे मन में अजीब सी शांति थी। गुफा में फिर कुछ क्षणों का सन्नाटा छा गया। तभी अचानक गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंजी। तीनों दोस्त चौंक कर गुफा के मुंह की तरफ देखने लगे। चट्टान फिर से थोड़ी सी खिसकी। अब पहले से ज्यादा रोशनी गुफा के अंदर आने लगी थी। राकेश खुशी से चिल्लाया, देखो, चट्टान फिर सरक गई। अब बाहर का आसमान साफ दिखाई देने लगा था, लेकिन रास्ता अभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि कोई बाहर निकल सके। उसी समय गुफा के अंदर फिर वही रहस्यमय आवाज गूंजी। दूसरी नेकी भी सच्ची थी। तीनों दोस्तों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। लेकिन आवाज ने फिर कहा, अभी आखिरी परीक्षा बाकी है। अब राहुल और रोहित दोनों की नजरें हरिया की तरफ मुड़ गईं। राकेश कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, शायद मेरी जिंदगी में भी एक ऐसी घटना हुई थी जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। गुफा में फिर गहरा सन्नाटा फैल गया, क्योंकि अब राकेश की कहानी ही तय करने वाली थी कि चट्टान पूरी तरह हटेगी या वे हमेशा के लिए उसी गुफा में फंसे रह जाएंगे। राकेश कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, जैसे वो अपनी जिंदगी की कोई पुरानी घटना याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। ये बात उसी साल की है जब मैं रामपुर नगर में साहूकार के खेतों में काम करता था। राहुल और रोहित ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। राकेश बोला, हमारे साथ कई मजदूर खेतों में काम करते थे। शाम को जब काम खत्म होता तो साहूकार हम सबको मजदूरी देता और हम अपने अपने घर चले जाते। एक दिन काम खत्म होने के बाद एक मजदूर जल्दी में चला गया और अपनी मजदूरी लेना भूल गया। राहुल ने पूछा। फिर राकेश बोला, मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने सोचा कि जब भी वो वापस आएगा मैं उसकी मजदूरी उसे दे दूंगा, इसलिए मैंने वो पैसे अलग रख दिए। राकेश थोड़ा रुककर बोला, कुछ समय बाद मैंने उन्हीं पैसों से एक बकरी खरीद ली। मेरा इरादा था कि अगर वो मजदूर कभी लौटे तो मैं उसे उसकी मजदूरी लौटा दूंगा। कुछ महीनों में उस बकरी ने 2 बच्चे दे दिए। अब मेरे पास 3 बकरियां हो गई थीं। राहुल और रोहित चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। राकेश आगे बोला, फिर एक दिन अचानक वही मजदूर वापस आ गया। उसकी हालत बहुत खराब थी।
लगता था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। उसने मुझसे कहा कि उसे अपनी पुरानी मजदूरी याद आ गई है और अब उसे पैसों की जरूरत है। राकेश की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी मजदूरी तो मेरे पास है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ तुम्हारा है। राहुल ने उत्सुक होकर पूछा, फिर तुमने क्या किया? राकेश बोला, मैं उसे अपने साथ खेत के पास ले गया और वे तीनों बकरियां उसके हवाले कर दी। राहुल ने आश्चर्य से पूछा, सारी बकरियां? राकेश बोला, हाँ, क्योंकि वे सब उसी की मजदूरी के पैसों से खरीदी गई थी। अगर मैंने उसकी मजदूरी से कुछ कमाया था तो वो सब उसी का हक था। गुफा के भीतर कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। तभी अचानक गुफा के भीतर जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। तीनों दोस्त घबराकर गुफा के मुंह की तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा कि वो भारी चट्टान धीरे धीरे अपनी जगह से हिलने लगी है। फिर अचानक चट्टान पूरी तरह लुढ़क कर एक तरफ गिर गई। गुफा का रास्ता पूरी तरह खुल चुका था। बाहर का आसमान साफ दिखाई दे रहा था। बारिश अब थम चुकी थी और ठंडी हवा चल रही थी। तीनों दोस्त तेजी से गुफा से बाहर निकल आए। कुछ देर तक वे खुले आसमान के नीचे खड़े रहे। रोहित ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लगता है भगवान ने हमारी सच्ची नेकी का फल दे दिया। राहुल ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, सच्ची भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। राकेश ने भी हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद तीनों दोस्तों ने मन ही मन एक संकल्प लिया कि वे अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा अच्छे काम करते रहेंगे, क्योंकि अब वे ये समझ चुके थे कि मुश्किल समय में इंसान के काम वही नेकी आती है जो उसने बिना किसी स्वार्थ के की होती है।